Hello everyone, welcome again on YouTube channel Taming Physics। आज बच्चों हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स सीखेंगे। तो लास्ट टर्न हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट किया था, उनके प्रॉपर्टीज को सीखा था, क्रॉस प्रोडक्ट भी वहां पे डिफाइन किया था, उनके प्रॉपर्टीज को लर्न करा था हम लोगों ने। अब अगर वेक्टर, दो वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हुए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी। वेक्टर ए का वैल्यू हमने यहां रख दिया, क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू यहां रख दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करें तो यहां पे 3 टर्म्स है और यहां पे 3 टर्म्स है। टोटल कितने बनेंगे भाई टर्म्स? 9 टर्म्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टर्म्स बनेंगे। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने ये लर्न किया था कि लाइक वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो आई कैप और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, ये 0 हो गया। ऐसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप ये 0 हो जाएगा, के कैप क्रॉस के कैप ये 0 हो जाएगा। तो इन 3 टर्म्स को हम यहां से हटा देते फर्दर सॉल्व करने के लिए, ये तीनों 0 हो जाएंगे। तो इन 3 टर्म्स को हमने हटा दिया। एक टर्म ये हट गया भाई, एक टर्म ये हट गया और एक टर्म ये हट गया। अब बाकी क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम देखें तो लास्ट टर्न हम लोगों ने ये सीखा था कि अनलाइक यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? तो इनको साइक्लिक ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज लिख लिया, आई कैप जे कैप के कैप। किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो थर्ड वेक्टर पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो थर्ड वेक्टर नेगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के कैप। यहां पे हम के कैप लिखेंगे, समझाने के लिए यहां दिखा रहे, फाइनली हम यहां लिखेंगे। देन आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, ये क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं तो माइनस जे कैप ये आ जाएगा, माइनस जे कैप। देन जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई अगेन क्लॉकवाइज चल रहा है, थर्ड वेक्टर के कैप नेगेटिव, तो ये माइनस के कैप हो जाएगा, माइनस के कैप। देन जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो आई कैप, ये आई कैप हो गया। देन के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज जे कैप हो जाएगा, ये प्लस जे कैप होगा। देन के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, थर्ड यूनिट वेक्टर हो गया माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। अब हम क्या करेंगे बच्चों? आई कैप वाले टर्म को एक जगह लिख देंगे, आई कैप यहां है और यहां है। जे कैप वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, के कैप वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो आई कैप के टर्म्स को लिखते हैं तो आई कैप यहां पे निगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, दोनों में कॉमन हो गया, सो दिस इज आई कैप। देन प्लस
अब जे कैप का देखें तो एक यहां पे है और एक यहां पे है, तो ये क्या हो गया बेटा, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, देन माइनस, क्योंकि यहां माइनस लगा, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, ये क्या हो गया भाई, जे कैप, देन प्लस, अब के कैप वाले टर्म को लिखना है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये क्या है, ए एक्स बी वाई, सो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, क्योंकि यहां माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स के कैप। तो ये हमारा आंसर हो गया इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का। ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, लेकिन ये मेथड हमको बताना था, इसलिए हमने पूरा इसको सॉल्व किया। अब एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। शॉर्टकट मेथड क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड, उससे भी यही आंसर आएगा। डिटर्मिनेंट मेथड में हम क्या करते हैं, यहां पे ये दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट का ये सिंबल है, यहां पे आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे हमने मार्क कर दिया। अब ए क्रॉस बी है, तो पहले ए के कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे। ए का कोएफिशिएंट ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। देन बाद में क्रॉस वेक्टर बी आ रहा, तो बी के कोएफिशिएंट को लिखेंगे बी एक्स, बी वाई, बी जेड, बी जेड। ये क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट कर। अब फर्दर हम क्या करेंगे भाई, तो फर्दर सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे किया जाता है, यही हमको सीखना है कि इस डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करना है। तो इसके तीन कंपोनेंट बनेंगे, एक आई कैप का, आई कैप का क्या कोएफिशिएंट होगा, तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, ये चार टर्म बचे, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो गया ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। किसका हो गया भाई ये कोएफिशिएंट, आई कैप का। देन इसके बाद हम माइनस लगा देंगे। आई कैप का हमने कोएफिशिएंट निकाला, आई कैप का निकालने के लिए हम इस कॉलम को भूल जाएंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे लिखेंगे। देन उसके बाद माइनस लगा देंगे। अब जे कैप का कोएफिशिएंट निकालना बेटा, तो इस कॉलम को छोड़ देंगे, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, देन माइनस ए एक्स बी जेड, देन माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ये हो गया जे कैप का कोएफिशिएंट। देन प्लस ये आई कैप, देन माइनस जे कैप, देन प्लस, अब हम के कैप का कोएफिशिएंट लिखेंगे कि के कैप के साथ क्या आएगा। तो ये ध्यान रखना सीक्वेंस, आई कैप, देन माइनस जे कैप, देन प्लस के कैप। अब कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो के कैप का जो कॉलम है उसको छोड़ देंगे, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई,
देन माइनस, ये देखो बेटा ये के कैप का हमने छोड़ दिया, ए एक्स बी वाई, देन माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, ये आ गया भाई। तो अब अगर हम यहां पे देखें बेटा, देखो ये जो टर्म है एग्जैक्टली यहां पे लिखा है। अच्छा यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, तो अगर हम इस माइनस को अंदर इंसर्ट कर दे तो ये देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, उसी का उल्टा वहां पे लिखा हुआ है। तो ये भी वही चीज है भाई, बात हमारी समझ रहे हो कि नहीं। यहां पे अगर हम देखें तो ए जेड बी एक्स माइनस एक्स बी जेड लिखा, और यहां पे उसका उल्टा एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स लिखा। तो ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, यहाँ प्लस है और वहां माइनस है, अगर माइनस साइन को इंसर्ट कर देंगे तो यही चीज आ जाएगा। देन थर्ड टर्म हम देखें के कैप का, एग्जैक्टली वही चीज है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का ये शॉर्टकट मेथड है। पहले आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे, फिर जैसे अभी हमने बताया ऐसे इसको ओपन कर देंगे। अब हम आते हैं एप्लीकेशन पे, यानी ट्रिक्स, जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग ट्रिक्स है क्रॉस प्रोडक्ट के या वेक्टर के, जितने भी प्रॉब्लम है उन्हें से रिलेटेड चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो ट्रिक्स क्या है, पहले वो ट्रिक्स हम बता देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो पहला पॉइंट लिखिए, ये फार्मूला है, जो डायरेक्शनल कोसाइंस है उनका आपस में रिलेशन क्या है। भाई डायरेक्शनल कोसाइंस का आपस में रिलेशन क्या है, तो ये है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कैसे प्रूव होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा फॉर्मूला, डायरेक्शनल साइंस का आपस में क्या रिलेशन है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों प्रूव कैसे होगा ये हम बताते हैं, फिर आगे ट्रिक सीखेंगे और भी फार्मूले हम सीखेंगे। तो कॉस अल्फा लास्ट टर्म हम लोगों ने सीखा था, इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर। अच्छा कॉस बीटा क्या था भाई, बोलो यार, कॉस बीटा क्या था, आर वाई अपॉन आर। और कॉस गामा ये क्या था भाई, आर जेड अपॉन आर। तो यहां से इस तीनों का स्क्वायर करके एडिशन ले ले तो यह आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, एलसीएम हो गया आर स्क्वायर। एलसीएम क्या हो गया भाई, आर स्क्वायर। अच्छा ऊपर क्या आ गया बेटा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। और आर को हमने क्या लिखाया था उस क्लास में, भाई आर क्या होगा, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो ये जो चीज है इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमारा पिछला क्लास जरूर देखेगा, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, जिसमें किसी भी वेक्टर को 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स में रिजॉल्व करते हैं। तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी यहां से क्या हो गया, कॉस
स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब कॉस, ये तो प्रूव हो गया पहला वाला। अब कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 10th में फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से दूसरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया भाई, राइट साइड में क्या लिखा है 1, ये हो गया। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया 3 माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो इस टर्म को हमने उधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू -2। भाई ये कितना हो गया, -2। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा ये दूसरा रिलेशन हो गया। तो ये हो गया बेटा, इन रिलेशन को हम डिराइव कैसे करेंगे, एग्जाम में ये पूछा जाता है तो आपको आना चाहिए। ये तो होगा 2 रिलेशन जिनका हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अब हम आते भाई थर्ड पॉइंट पे। थर्ड क्या बनता है फॉर्मूला, तो सपोज कर लो 2 वेक्टर दिया और उसका एरिया निकालना है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, 2 वेक्टर दिया है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। अब पूछ रहा है कि इससे जो पैरेललोग्राम बना उसका एरिया क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल यहां पे लाइन ड्रॉ कर दें और इसके पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ कर दें। इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होगा ए क्रॉस बी मॉड। ये होगा इसका एरिया। प्रूफ इसका बड़ा सिंपल है बेटा, ये यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो एरिया पर पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या हो गया ए और ये हाइट क्या हो गया, ये एंगल थीटा, ये साइड बी है, तो ये चीज क्या हो जाएगा भाई, बी साइन थीटा। तो एरिया क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अच्छा, अब यहां से एक और चीज करते बेटा, अगर ये पूछा जाए व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है। अब इन दोनों वेक्टर से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया क्या होगा। तो ट्रायंगल क्या होगा, ये वाला क्लोजिंग साइड ऐसे मिला दे,
इसका एरिया हमको निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा बेटा? पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। सो इट इज हाफ मॉड ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा एरिया। फिफ्थ पॉइंट पे आते भाई, अगर हमको कोई ऐसा कंडीशन दिया हुआ कि दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहां से हम कंडीशन क्या लगा सकते हैं? ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। भाई दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो बेटा क्या होगा? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या इसी का ठीक उल्टा हम कर सकते हैं कि अगर ए डॉट बी 0 है तो वेक्टर ए विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ऐसे ही सिक्स्थ पॉइंट, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? ए बी साइन थीटा। तो साइन 0 0 होता है। तो अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 0 है, यानी वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो अगर ये दिया तो ये होगा। अगर हमको ये प्रूव करना कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो हम उनके क्रॉस प्रोडक्ट को 0 प्रूव कर देंगे। सो बोथ वे इट इज करेक्ट। ऐसे ही हमको ये प्रूव करना है कि दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई? 0 होगा। देन सेवेंथ पॉइंट पे आते हैं। इस चीज को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमको कोई वेक्टर दिया हुआ है और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है बेटा, जैसे वेक्टर ए गिवन है और उसी के डायरेक्शन में हमको निकालना यूनिट वेक्टर ए कैप, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? मॉड ए वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन ए। करेक्ट। अब एट्थ पॉइंट, अगर हमको ये गिवन है कि दो वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे? या फिर सपोज करिए एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों वेक्टर क्या आपस में पैरेलल है? आपस में पैरेलल होने का कंडीशन क्या होगा? जो वेक्टर बी होगा वो सम टाइम्स ऑफ वेक्टर ए होगा। या फिर कोई वेक्टर सी ऐसे दिया हुआ, तो वेक्टर सी जो होगा वो सम नेगेटिव टाइम्स ऑफ वेक्टर ए होगा। यानी हमको ये दिखाना है कि दो वेक्टर पैरेलल हैं कि नहीं है, तो हम क्या दिखाएंगे? वेक्टर बी इज इक्वल टू n टाइम्स वेक्टर ए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे भाई? पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल। अगर n पॉजिटिव आ गया तब तो पैरेलल होंगे, और अगर n निगेटिव आ गया तब एंटी पैरेलल होंगे। यानी यहां पे जो n है बेटा रियल नंबर है, यानी किसी भी वेक्टर b को वेक्टर a के मल्टीपल्स में लिखा जा सकता है, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो उस केस में वेक्टर a और वेक्टर b आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे।
या फिर हम कहेंगे कि अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कोलिनियर है। तो वेक्टर बी, इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, देन क्या हम कहेंगे भाई, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, आपस में पैरेलल होंगे इफ थीटा इज इक्वल टू, यानी इफ n इज इक्वल टू पॉजिटिव, और एंटी पैरेलल होंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल इफ n इज नेगेटिव। ये हो गया भाई। अगर हम ऐसा लिख सके तो n पॉजिटिव हुआ तो वो पैरेलल होंगे, n नेगेटिव हुआ तो वो एंटी पैरेलल होंगे। पैरेलल होने का मतलब उनके बीच का एंगल 0, एंटी पैरेलल होने का मतलब उनके बीच का एंगल 180। और पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो तो कोलिनियर होगा ही, क्योंकि दो वेक्टर पैरेलल है तब भी कोलिनियर है, एंटी पैरेलल है तब भी कोलिनियर है। तो ये हो गया 8th पॉइंट। अब चलते 9th पॉइंट पे भाई। सो 9th पॉइंट क्या है, नोट करिए। 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी, 3 वेक्टर ले लें, 3 वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो 3 वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर्स इफ वेक्टर सी इज इक्वल टू m टाइम्स वेक्टर ए प्लस n टाइम्स वेक्टर बी, where m and n are रियल नंबर्स। क्या भाई, रियल नंबर है। अगर ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर सी को वेक्टर ए और बी के टर्म में, तो ये तीनों वेक्टर क्या होंगे बेटा, पैरेलल वेक्टर होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। अच्छा, कोप्लेनर वेक्टर को प्रूव करने का एक और तरीका है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका, लेकिन हम डिस्कस कर देते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट कहते हैं। अगर ये 0 हो गया तो ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। बेसिकली जो ए डॉट बी क्रॉस सी है बेटा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, फिर वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ये देता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए बी एंड सी। ए बी और सी से जो पैरेललोपाइप बनेगा उसका ये वॉल्यूम देता है। और अगर वॉल्यूम 0 हो गया, इसका मतलब तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। हम कहना क्या चाहते हैं, इसको हम दिखा रहे बेटा फिगर के थ्रू। पैरेललोपाइप होता क्या है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड पैरेललोपाइप। ये पैरेललोपाइप है भाई। तो ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, ये वाला यहां से यहां तक, और ये वेक्टर बी है, दिस वन, और ये वेक्टर सी है।
तो इससे जो पैरेललो पाइप बना उसका ये वॉल्यूम देता है। अगर ये वॉल्यूम 0, इसका मतलब कि ए, बी और सी तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसके और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है बेटा, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 2 रीजन है, एक तो आउट ऑफ सिलेबस है, दूसरा आप जब मैथ में वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। वेक्टर का क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ाया जाता है वहां पे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उसके भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमको अगर 3 वेक्टर दिए और कोप्लेनर प्रूव करना है तो इस तरीके से करेंगे, ये आसान तरीका है। ये हमने इसलिए बता दिया क्योंकि ऐसे दिया होगा और पूछ देगा कि भाई ये तीनों वेक्टर क्या कोप्लेनर है कि नहीं, तो इस इंफॉर्मेशन के लिए हमने बता दिया। तो ये हो गया हमारा 9th फार्मूला बेटा, जिसको आगे हम अभी न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अब भाई आते हैं 10th फार्मूले पे। 10th फार्मूला क्या है? किसी 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। जैसे 2 वेक्टर दिया ए और बी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब ये दोनों वेक्टर दिए हुए आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में इनके बीच का हमको एंगल निकालना है। तो हमारे पास 2 मेथड है, एक तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। यहां से इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। भाई ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा? ए डॉट बी अपॉन ए बी। इनके बीच का एंगल यहां से निकाल सकते हैं। दूसरा इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। लेकिन ये लेंदी मेथड बेटा, तो इसको कभी ट्राई मत करना, क्योंकि दिक्कत क्या है इसमें, ए क्रॉस बी अभी आप लोगों ने देखा वो कितना लेंदी फाइंड आउट करना। तो हमको कभी भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होगा, तो इस मेथड को हम यूज नहीं करेंगे, यहां से निकालेंगे। अब लास्ट 11th पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं भाई, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना। तो सपोज कर लो ये वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस एंगल इज थीटा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर बी का वेक्टर ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा। सो दिस इज कंपोनेंट, एक्चुअली ये जो कंपोनेंट है यही हमको निकालना है। दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये होगा क्या बेटा? बी कंपोनेंट, बी सी रिप्रेजेंट करे, बी कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में भाई? वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा? बी कॉस थीटा होगा, बी कॉस थीटा। तो उस कंपोनेंट का हम मैग्नीट्यूड ये निकाले हैं। वेक्टर बी का वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो बी कंपोनेंट से रिप्रेजेंट किया, और वो होगा क्या? अगर ये बी है तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बताया था कि जिस डायरेक्शन से एंगल थीटा बना रहा वहां पे कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा होगा। अच्छा, अब थीटा तो हमको दिया नहीं होगा, तो इसको करेंगे कैसे? हमको तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया होगा, तो बी कॉस थीटा को अभी हमने क्या बताया कैसे निकालेंगे? ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए बी। तो यानी जो कंपोनेंट हो गया वो हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए, ये हो गया कंपोनेंट। लेकिन अगर ये कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में निकालना बेटा, ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला, अगर इसी कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में निकालना है, यानी बी कंपोनेंट का वेक्टर फॉर्म हमको निकालना है,
तो हमको क्या करना होगा, यहां पे यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन का देना होगा। तो ए डॉट बी अपॉन वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए, क्या देना होगा भाई, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर यानी ए कैप, ये हो जाएगा। अब ए कैप हम कैसे लेंगे, क्योंकि हमको तो क्या पता, वेक्टर ए पता है। तो ए कैप क्या होगा, इसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो बी कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में अगर हम चाहते हैं तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ए डॉट बी अपॉन बी टाइम्स ए कैप, क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर ए अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए डॉट बी अपॉन ए बी टाइम्स वेक्टर ए। ये हो गया कंपोनेंट फॉर्म। भाई यहां पे बी का कंपोनेंट अगर हम ए के डायरेक्शन में देखें तो रिजोल्यूशन में पढ़ा है बेटा, बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए बी, इसको अभी डिस्कस किया। बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया ए डॉट बी अपॉन ए, अगर बी के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। लेकिन अगर उसका वेक्टर फॉर्म निकालना है तो बी कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड तो ये लिखा है, डायरेक्शन देना है, तो डायरेक्शन बी कंपोनेंट क्या क्या है, ए कैप का डायरेक्शन, जो वेक्टर ए कैप का डायरेक्शन है। तो यहाँ ए कैप लिख दिया, ए कैप को लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन ए। अब ए मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, इसको इधर लेता है, ये जो क्वांटिटी होगा बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ए डॉट बी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे टाइम्स है, यानी इसी वेक्टर के डायरेक्शन में ये वेक्टर आएगा। तो ये हो गए सारे ट्रिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के। अब हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं बेटा कि प्रॉब्लम्स वेक्टर में किस किस टाइप के बनते हैं और उनको सॉल्व कैसे करेंगे। वेक्टर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब बहुत सारी चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ा टफ क्वेश्चंस पे आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स के प्रॉब्लम्स बनते कैसे भाई। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये सारा ट्रिक हम लोगों ने डिस्कस किया। अब कैसे इनको सॉल्व करेंगे, तो एक एक क्वेश्चन हम बोलते चलते हैं और आप लोगों को वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, साथ साथ में सॉल्यूशन भी देते चलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, देयर आर टू वेक्टर्स। Question number 1. There are two vectors A and B such that vector A is equal to 3i cap plus 4j cap minus 5k cap, and vector B is equal to I cap minus 2 j cap plus k cap. Find area of triangle formed by A and B। वेक्टर ए एंड बी से जो ट्रायंगल बनेगा बेटा उसका एरिया निकालना है। तो अभी हमने डिस्कस किया था एरिया के लिए फार्मूला क्या होगा, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी पहले हम ए क्रॉस बी निकाल दें। तो ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट फॉर्म, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां डिटर्मिनेंट का साइन लगाया और फिर यहां आई कैप, जे कैप, के कैप लिखा। अब ए क्रॉस बी है तो पहले वेक्टर ए ले लिया,
इसके कोएफिशिएंट्स हो गए 3, 4, -5। फिर बी के कोएफिशिएंट्स 1, -2, 1। अब इसी को ओपन कर दे बेटा। तो हमने क्या बताया था, कैसे ओपन करेंगे, आई कैप देन माइनस जे कैप देन प्लस के कैप, ये फॉर्मेट होगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए हुए। अब आई कैप का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो ये कॉलम छोड़ दें, दिस इंटू दिस 4 देन माइनस दिस इंटू दिस 10। जे कैप का कोएफिशिएंट क्या होगा, ये कॉलम छोड़ दें, तो 3 इंटू 1 3 देन माइनस -5 इंटू 1 -5, तो माइनस माइनस प्लस। देन के कैप का कोएफिशिएंट, ये कॉलम छोड़ दें, तो 3 इंटू -2 -6 देन 4 इंटू 1 4 -4, तो ये हो गया -6 -10 आई कैप देन -8 जे कैप देन -10 के कैप। ठीक है बेटा, यही आ गया ना भाई, -6 यार, -6 भाई बोला करो तुम लोग बीच बीच में, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया -6 -8 -10। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना भाई, तो हाफ मॉड ऑफ किसका मॉड भाई, -6 आई कैप -6 आई कैप -8 जे कैप -10 के कैप। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, अगर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में दिया है, तो हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था बेटा, वेक्टर आर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर इज इक्वल टू √RX² प्लस RY² प्लस RZ²। तो उसी फार्मूले से यहां मैग्नीट्यूड निकाल लें, √-6² प्लस -8² प्लस -10²। तो इसको सॉल्व करेंगे भाई, ये पूरा हो जाएगा 200, यानी 10√2 हाफ इंटू 10√2, तो एरिया हो गया 5√2। सो दिस विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलो भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लो सब लोग, साथ साथ में आपको सॉल्व भी करना है। तो देखो जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको करना क्या है, वीडियो रोक के पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं आ रहा तभी सॉल्यूशन देखिए, अगर आप सॉल्यूशन पहले ही देख रहे हैं यार तो कोई फायदा नहीं है। आप सॉल्व करेंगे उसका एक अलग मजा है, वो फिर आप कॉन्फिडेंस भी गेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर 2 वेक्टर्स A and B such that A is equal to 3i cap minus j cap plus 2k cap and B is equal to I cap plus 2k cap. Find out angle between A and B. A और B वेक्टर के बीच का एंगल क्या, ये हमको निकालना। 2 वेक्टर ये दिए हुए हैं, तो क्या बताया था हमने बेटा, एंगल निकालने के लिए हमेशा cos थीटा इक्वल टू A डॉट B अपॉन AB। A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया
cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। डॉट प्रोडक्ट वगैरह सब पढ़ाया हुआ भाई, वो लेक्चर आपने देखा तो बड़ा सिंपल है। आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा यानी 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1, देन प्लस जे का जे के साथ, तो यहां जे का कंपोनेंट है -1 और इस वाले में जे का कंपोनेंट 0, देन प्लस के का के साथ तो 2 इंटू 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, अंडर रूट, अभी हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। फिर b का मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस j का कंपोनेंट 0 स्क्वायर प्लस k का कंपोनेंट 2 स्क्वायर। ये हो गया, कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 3, देन ये तो 0 हो गया प्लस 4 अपॉन ये क्या हो गया 9 और 1 10 14 अंडर रूट 14 इंटू ये हो गया अंडर रूट 5। So this is equal to 7 upon under root 14 into root 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रूट 7 हो गया, रूट 7 अपॉन भाई ये रूट 7 इंटू रूट 7 और ये रूट 7 इंटू रूट 2, तो एक रूट 7 कट जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 5 रूट 10। अब देखो होता क्या, कॉस थीटा का ये वैल्यू आ गया, तो ये कोई वेल नोन वैल्यू नहीं है बेटा, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये नहीं कि कॉस टू द पावर -1, ये एक इनवर्स फंक्शन है बेटा, जो मैथ में पढ़ोगे बायो के स्टूडेंट के लिए बस ये समझ लो कि ये इनवर्स फंक्शन है, इसको ऐसे निकाला जाता है, लिखा जाता है थीटा निकालने के लिए, कॉस इनवर्स अंडर रूट 7/10। तो ये हमारा आंसर हो गया इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. There are two vectors A and B such that A is equal to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap, and vector B is equal to 7i cap plus m j cap plus 2k cap. Find value of m. Find value of m if vector A is perpendicular to vector B। दिया है भाई कि वेक्टर A वेक्टर B के परपेंडिकुलर है, तो इस m का वैल्यू क्या होगा। तो अभी हमने ट्रिक में सिखाया था बेटा कि अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई, 0 होगा। सो A डॉट B इज इक्वल टू क्या होगा भाई 0, और वेक्टर A क्या बेटा 2i कैप
-3j कैप प्लस 4k कैप डॉट वेक्टर बी 7i कैप प्लस m j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू क्या भाई 0। अब डॉट प्रोडक्ट तो बड़ा आसान होता, i का i के साथ तो 14 हो गया, और ये स्केलर क्वांटिटी है तो i कैप j कैप k कैप कुछ आएगा नहीं, -3m j का j के साथ -3m -3m देन k का k के साथ प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 0। सो -3m इज इक्वल टू -22, 14 प्लस 8 22। सो m का वैल्यू क्या आ गया बेटा, m इज इक्वल टू 22/7। तो m का ये वैल्यू होगा तब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, write down there is a vector A such that vector A is equal to 3i कैप, या फिर 6 लेते यार, तुम लोग कहोगे कि हमेशा 3i कैप से ही सर का शुरू होता है, तो 6i कैप -8j कैप प्लस 10k कैप, ये लो भाई। तो ये वेक्टर दिया हुआ, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के डायरेक्शन में हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। अब देखिए यहां पे आपको समझ में आएगा कि कैसे निकालते। फार्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, लेकिन उसका उतना प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था। हमको क्या करना है बेटा, वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो यही फॉर्मूला लिखा था ना। तो अब वेक्टर ए क्या है, 6i कैप -8j कैप प्लस 10k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई 6 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। भाई वेक्टर आर दिया तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर प्लस RZ स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला लगाया। तो ये हो गया बेटा 6i कैप -8j कैप प्लस 10k कैप अपॉन, ये करोगे तो ये आ जाएगा 10√2। कितना आ जाएगा भाई 10√2, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5√2 i कैप -4/5√2 j कैप प्लस 1/√2 k कैप, ये आ जाएगा। ये 3/5 हो गया, ये 4/5, ठीक है भाई। अब ये यूनिट वेक्टर बेटा, अगर इसका तुम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए निकाल के देख लेना, ये 1 आएगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 5।
Write down. There is a vector A is equal to 1/2 I cap plus 1/3 J cap प्लस एम के कैप, ये एक वेक्टर दिया हुआ बेटा। फाइंड वैल्यू ऑफ एम, फाइंड वैल्यू ऑफ एम इफ वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। अगर वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है तो m का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो भाई वेक्टर ए अगर यूनिट वेक्टर है बेटा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। अब 1 होगा तो मैग्नीट्यूड पहले होगा क्या, ये लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट दिस स्क्वायर यानी 1/4 प्लस दिस स्क्वायर यानी 1/9 प्लस दिस स्क्वायर यानी m स्क्वायर, यही होगा ना इसका मैग्नीट्यूड। और कह रहा कि ये यूनिट वेक्टर है यानी ये किसके इक्वल होगा भाई, 1 के इक्वल होगा। अब होल स्क्वायर कर दे और इसका एलसीएम ले ले तो ये हो गया 36। ये भाई कितना हो गया, 36 हो गया ना। और यहां 9 और ये 4 13 प्लस m स्क्वायर, होल स्क्वायर हमने ऑलरेडी कर दिया, 1 का स्क्वायर 1। सो m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1 माइनस 13/36 इज इक्वल टू एलसीएम क्या हो गया 36। अब 36 में से 13 घटा दे तो यहाँ 3 आ गया, या 2 23, यह आ गया m स्क्वायर। तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस 2 वैल्यू आएगा, ये ध्यान रखना, 2 वैल्यू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 23/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर m का वैल्यू प्लस रूट 23/6 होगा या माइनस रूट 23/6 होगा तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर 6। सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। वेक्टर A is equal to 2i cap plus 3j cap minus 5k cap, and vector B is equal to 14i cap प्लस 21j कैप माइनस 35k कैप। Prove that vector A and B are पैरेलल। ये हमको प्रूव करना है, वेक्टर ए दिया वेक्टर बी दिया, हमको प्रूव करना कि वेक्टर बी जो है वेक्टर ए के पैरेलल है। कैसे करेंगे बेटा, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये वेक्टर बी, हमने क्या कहा था कि वेक्टर बी को अगर वेक्टर ए का सम टाइम्स लिख सके तो वो दोनों पैरेलल होंगे। तो यहां पे अगर हम कॉमन ले तो क्या 7 कॉमन आ रहा है, 7 ब्रैकेट में क्या आ रहा है भाई, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, यानी ये क्या हो गया 7 वेक्टर ए
वेक्टर बी इज इक्वल टू 7 टाइम्स वेक्टर ए. So 7 is a real number and positive. So vector B is parallel to vector A. Vector B और A के बीच का एंगल क्या होगा बेटा? 0 डिग्री होगा. Then next question number 7. So question number 7 लिखते हैं. वेक्टर A is equal to 7i cap plus 5j cap minus 3k cap, and vector B is equal to minus 35 I cap minus 25 j cap minus mk cap. Find value of m if vector A and vector B are कोलिनियर. क्या भाई? कोलिनियर. दोनों वेक्टर कोलिनियर है बेटा, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग लाई कर रहे हैं. हो सकता एंगल 0, हो सकता एंगल 180, दोनों केस में कोलिनियर होगा. तो हमको दिया है कि ये दोनों कोलिनियर है, तो m का वैल्यू क्या होगा करते हैं. अभी हमने क्या कहा था भाई? वेक्टर बी वेक्टर ए के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा अगर बी को ए के टर्म में हम लिख सके. तो बी को ए के टर्म में लिखने का तरीका ये हम ऐसे देखें. बी इज इक्वल टू, अगर इस टर्म को देखे बेटा तो ये इसका -5 टाइम्स है, यानी -5 कॉमन लेना. देखो यहां से भी -5 कॉमन लिए तो यही आया. तो यहां से -5 हम कॉमन ले लें, -5. अब ये क्या हो गया? 7i कैप प्लस 5j कैप देन प्लस m/5 k कैप. ये आ गया. अब ये वेक्टर A कब होगा? जबकि ये वाला जो वैल्यू है वो 3 के बराबर हो. यहां प्लस कर लो बेटा यहां. अच्छा ठीक है. ये वेक्टर A के बराबर कब होगा? जब ये जो चीज हमने लिखा वो कितना हो जाएगा? -3 के बराबर हो जाए, यानी m/5. अगर ये -3 होगा तो यहां पे इसको -3 लिखा जा सकता है. तो उस केस में हम वेक्टर बी को -5 वेक्टर ए लिख सकते हैं. तो इफ m इज इक्वल टू m/5 इज इक्वल टू -3, देन वेक्टर बी इज इक्वल टू -5 टाइम्स वेक्टर ए. और इस केस में क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री हो गया. तो यानी ये क्या हो गया भाई? m इज इक्वल टू -15. तो ये इसका आंसर हो गया, m इज इक्वल टू -15. अच्छा, इसका एक और तरीका बेटा, वो ज्यादा सिंपल तुम लोगों को लगेगा. अगर दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है या कोलिनियर है, तो उस केस में उनके करेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होता है. तो यहां पे दिखाते हैं, ये कोलिनियर है तो 7 अपॉन -35 इज इक्वल टू 5 अपॉन -25 इज इक्वल टू -3 अपॉन -m. अगर कोलिनियर है तो ऐसा होगा, करेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा. तो ये हो गया 1/5 इज इक्वल टू, ये भी हो गया 1/5 इज इक्वल टू
ये कितना हो गया भाई 3/m। तो कुछ गड़बड़ हो गया बेटा, ये -5 यहाँ पे प्लस बचा था ना। अच्छा ये 1/-5 है ना भाई, 1/-5 1/-5 ये हो गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो m इक्वल टू क्या हो गया भाई -15। तो ये ज्यादा सिंपल तरीका। कुछ जगह हमको ऐसे प्रोसीड करना पड़ता तो ऐसे हमने बता दिया, अदरवाइज ऐसे करेंगे, ये ज्यादा आसान है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 8। इफ a vector makes an angle of 60 degree with x-axis (30 degree या 45 डिग्री लेते हैं, 45 डिग्री with y-axis then find out angle it makes with z-axis। z-axis के साथ कितना एंगल बनाएगा ये हमको बताना। कह रहा कि एक वेक्टर है, वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और y एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 45 डिग्री। तो z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा बेटा, तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल फार्मूला हमने बताया है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये दिया हुआ 60 डिग्री, ये दिया हुआ 45 डिग्री। तो cos 60 cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos 60 क्या होता है भाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस cos 45 कितना होता है बच्चों 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया भाई 3/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब इसको उधर लेते जाए तो क्या हो गया बेटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 3/4 यानी 1/4। तो cos गामा इज इक्वल टू प्लस 1/2। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 60 डिग्री, यानी z एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा होगा। x एक्सिस से 60, y एक्सिस से 45, z एक्सिस से 60। सो दिस इज इट्स आंसर। ये इसका आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन, there are three vectors. A is equal to I cap plus j cap minus k cap. Vector B is equal to 2I cap minus 3j cap plus 4k cap. And vector C is equal to 5I cap plus m j cap plus n k cap. ये दिया हुआ है, तीन वेक्टर दिए हुए ए बी सी। फाइंड value of m and n if vector A, B and C are coplanar. कहना कि A, B और C अगर कोप्लेनर है तो उस केस में m और n का वैल्यू क्या होगा। तो हमने क्या बताया था बेटा, कोप्लेनर के लिए कंडीशन वेक्टर c इज इक्वल टू, अब यहां पे m n यूज कर चुके हैं तो हम ऐसे लिख दें x टाइम्स वेक्टर a प्लस y टाइम्स वेक्टर b। अगर हम ऐसे लिख पाए, हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसे लिख पाए तो उस केस में क्या होगा, ये जो वेक्टर होंगे ये तीनों क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, यानी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो यहां से हमने लिखा वेक्टर ए, वेक्टर सी यहां हो गया 5i कैप प्लस 2m j कैप m j कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप इज इक्वल टू x i कैप प्लस x j कैप माइनस x k कैप, ये हो गया। देन प्लस ये क्या हो गया भाई, 2y i कैप माइनस 3y j कैप प्लस 4y k कैप। अब देखिए बेटा, तो ये हो गया 5i कैप। क्वेश्चन नंबर ये 9 है बेटा, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 9। 5i कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप इज इक्वल टू x प्लस 2y, x प्लस 2y, ये क्या हो गया भाई, i कैप, देन प्लस x माइनस 3y, x माइनस 3y j कैप, देन यहां से प्लस माइनस x प्लस 4y k कैप, ये आ गया भाई। अब फर्दर करते बेटा, अब फर्दर अगर हम देखें तो अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल है तो ये i का कोएफिशिएंट सेम होगा, j का कोएफिशिएंट सेम होगा, k का कोएफिशिएंट सेम होगा। सो यहां से हम देखें तो
x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 5, इक्वेशन नंबर 1। अब m इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, m इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा x माइनस 3y, x माइनस 3y, इक्वेशन नंबर 2। फिर n इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, ये हो गया बेटा माइनस x प्लस 4y। तो यहां पे हम देखें तो 4 अननोन है, 1 2 3 4, m n x y। हमको m n का वैल्यू निकालना बेटा, 4 अननोन 3 इक्वेशन, यानी इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। जनरली हम करते क्या है, जो ऑप्शन 4 दिया रहता है वहां से हम देखते हैं कि कौन सा सही होगा, अदरवाइज इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जैसे हम यहां से देखें तो 2y इज इक्वल टू 5 माइनस x हो गया। अब x को कोई भी वैल्यू दे दें तो y हमको मिल जाएगा, और x y यहां पुट कर देंगे तो m n का वैल्यू आ जाएगा, वो एक सॉल्यूशन है। x के जितने वैल्यू अलग अलग देते जाओगे y के उतने अलग अलग वैल्यू मिलते जाएंगे, और इस तरीके से m और n के अलग अलग वैल्यू हमको मिलते जाएंगे। तो कहना हम क्या चाहते हैं, देखो यहां से y इज इक्वल टू क्या आ गया 5 माइनस x अपॉन 2। अब यहां से हम देखें तो देखो बेटा m का वैल्यू क्या आ गया, m इज इक्वल टू x माइनस 3, y क्या हमने निकाला है 5 माइनस x बाई 2, यानी ये कितना हो गया भाई, ये यहां पे इनटू है तो ये हो गया 2x, देन यहां पे माइनस 15, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15, देन माइनस माइनस प्लस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू ये आ गया 5x माइनस 15 अपॉन 2। ऐसे यहां से देखें तो n का वैल्यू क्या आ गया भाई, n इज इक्वल टू माइनस x प्लस 4, y का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 5 माइनस x बाई 2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहां 2 आ गया तो ये आ गया माइनस x प्लस 10 माइनस 2x, तो ये कितना हो गया बेटा 10 माइनस 3x। तो इस तरीके से m और n के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। x को -5 -1 -2 0 1 2 3 जो भी पुट करते चले जाओ, या फ्रैक्शन कोई भी रियल नंबर लो उसके करेस्पॉन्डिंग m और n आ जाएगा। जो हमको 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से कौन सा करेक्ट है वो हम वहां से चूज कर लेंगे। सो दिस इज इट। अब लास्ट एक और क्वेश्चन कर लेते बेटा, फिर क्लास को खत्म करते। क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन देयर आर 2 वेक्टर्स a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस, या इसको कुछ ऐसे ले लेते हैं, ये ले लिया 4 प्लस 5k कैप, and vector b is equal to, this is 6i cap plus 10j cap plus 8k cap. Find वेक्टर कंपोनेंट
component of vector A in direction of वेक्टर बी, वेक्टर ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना, या ऐसे दिया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो जिसके डायरेक्शन में निकालना बेटा उसको बी से ड्रॉ कर लेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे बी, और इसको हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया, जिसका कंपोनेंट निकालना इंक्लाइन कर दिया, ये एंगल थीटा मान लिया, ये चीज वेक्टर फॉर्म में निकालना, ये वाला कंपोनेंट। फार्मूला हमने आप लोगों को बताया, लेकिन हम पूरा वो याद नहीं होगा तो हम पूरा करके दिखा देते हैं। तो ये क्या होगा भाई, ए कॉस थीटा, इसका सॉल्यूशन लिखे तो ए कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, लेकिन ये मैग्नीट्यूड आया। अब हमको वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे बी कैप बी ले लेंगे। अब ये जो है बेटा, ये क्या हो गया, ए का कंपोनेंट का वेक्टर फॉर्म, ए कंपोनेंट का वेक्टर फॉर्म इन डायरेक्शन ऑफ बी, ये हो गया। तो ए कॉस थीटा को, ये मैग्नीट्यूड है भाई, ये ध्यान रखना, कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई, ए डॉट बी अपॉन ए बी, और बी कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर बी अपॉन बी, ये हो गया। तो अब देखें तो ये क्या हो गया बेटा, ये ए से ए कैंसिल आउट हो गया, यहां बी स्क्वायर, यानी ये हो गया ए डॉट बी अपॉन बी स्क्वायर वेक्टर बी, ये हो जाएगा। सो हमको लग रहा है जो इसका फार्मूला हमने डिराइव किया था बेटा, वहां कुछ गड़बड़ हो गया था, करेक्ट यही, अगर वहां पे कुछ और लिखा तो वो गलत मान लेना, ये होगा इसका। अब ए डॉट बी क्या होगा भाई, दिस डॉट दिस, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन 24, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन प्लस 30, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस 40 अपॉन, यही होगा ना भाई, 24 30 माइनस 40 अपॉन बी के मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इधर जगह कम है तो अभी वेक्टर बी लिख दे रहा है, अब वेक्टर बी का वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो गया। सो फर्दर इसको लिखे तो वेक्टर बी हमको लिखना होगा, इसलिए इधर कर लेते हैं, इधर हटा देते बेटा, ये हटा दिया हमने, तो ये हो गया इज इक्वल टू ये -10 और ये 24 तो 14 अपॉन ये हो जाएगा 100 प्लस 100 200, वेक्टर बी हो गया बेटा 6i कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 8 के कैप, तो ये हो गया, इसमें से 2 कॉमन हो गया और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 14/100 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। तो ये हो गया बेटा, आज वेक्टर हम लोगों का फिनिश हो गया। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। जितने हमने क्वेश्चंस कराए हैं आप उनका प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट इसका एक और लास्ट क्लास रखेंगे जिसमें हम आईआईटी और एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और नीट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। दैट विल बी लास्ट क्लास ऑफ वेक्टर फॉर प्रैक्टिस। उसके बाद हम 50 क्वेश्चंस का एक सेट देंगे
और वो कहां पे मिलेगा वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इनको सॉल्व करते रहिए। सो स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, सायोनारा एंड बॉन वॉयज।